करते हैं आज के न्यूज़ हाइलाइट्स से, न्यूज़ एनालिसिस से फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहली न्यूज़ है, खामेनेई कैन नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट सेज इज़राइल। सो इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है कि बेसिक जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि ईरानियन मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है सोरोका हॉस्पिटल, विच इज़ इन बी शेबा इज़राइल, जिसमें 40 लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, आग लगी थी वहाँ पर, डेफिनेटली मिसाइल स्ट्राइक हुआ है तो ब्लास्ट हुआ होगा, वहाँ पर आग लगी थी। अब एलिगेशंस क्या लगे हैं कि इज़राइल ने क्लेम किया है दैट ईरानियन सुप्रीम लीडर जो है अयतोला अली खामेनेई, उसने पर्सनली ऑर्डर किया है हॉस्पिटल अटैक। सो बिकॉज ऑफ दिस द टेंशंस आर इन अ राइजिंग वे। ठीक है, राइजिंग टेंशंस इन द वीक ओल्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट would result to something bigger in the upcoming days। अब इजरायली रिस्पॉन्स क्या इस पे होगा कि जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल कैट्स, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो खामेनेई है यानी अयतोला खामेनेई, उससे अब हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो और ज़्यादा एग्जिस्ट करे, मीन्स दे आर गोइंग टू किल हिम एनी हाउ। So Benjamin Netanyahu warned of Iran paying a heavy price। So Israeli military conducted multiple overnight raids targeting Iran's Arak nuclear reactor। ये जो इनका अराक का न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पर रात में हमला हो चुका है ऑलरेडी। और यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी जो है नतन्स की, वहाँ पर भी स्ट्राइक कंडक्ट की गई है। ईरान के स्ट्राइक डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसने भी मिसाइल्स यूज़ किए विथ मल्टीपल वॉरहेड्स एंड टारगेट रिपोर्टेडली इंक्लूडेड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस बेसिस दैट पोजेस चैलेंज फॉर एयर डिफेंस सिस्टम्स। अब यूएस का क्या स्टैंड है इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप हिंटेड एट पॉसिबल यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट एज आई सेड यस्टरडे कि देखिए ये न्यूज़ में आ चुका है। न्यूज़ में क्या, ये आप समझ लीजिए कि यूएस के जो प्लेन्स है, वॉर प्लेन्स है, वो ऑलरेडी वहाँ से यूएस से टेक ऑफ कर चुके हैं एंड दे आर हेडिंग टूवर्ड्स इज़राइल। सो द डिसीजन पेंडिंग बेस्ड ऑन चांसेस ऑफ नेगोशिएशन विद ईरान इन नेक्स्ट 2 weeks। सो वी नो कि अभी कल के ही वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ जो ईरान के ऑफिशियल्स थे दे वेंट वाइट हाउस टू मीट ट्रम्प, बट ही वॉज वेरी डिवास्टेटेड, नॉट डिवास्टेटेड, ही वॉज पिस्ड ऑफ कि आपने बहुत देरी कर दी है इस चीज़ को। अब जो भी होगा इट्स टू लेट टू डिसाइड एनीथिंग, सो विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अब इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वेस्ट एशिया टेंशंस वी आर नो दैट इट इज़ टर्निंग इनटू एन एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल दैट कुड डीस्टेबलाइज द रीजन। ठीक है, और उसके अलावा न्यूक्लियर कंसर्न्स भी हैं कि टारगेटिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में रिवाइव कंसर्न्स ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यूएस का क्या रोल है इसमें कि पोटेंशियल री इंगेजमेंट इन मिडिल ईस्ट अंडर ट्रम्प्स वॉच एड्स अ सुपर पावर डायमेंशन। अब इसका यूपीएससी जीएस पेपर 2 से क्या रेलेवेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका इजराइल ईरान जो हॉस्टिलिटी हो रही है, रोल ऑफ यूएस इन वेस्ट एशिया क्या है। ठीक है, और सिक्योरिटी बेसिस पे रिस्क टू ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, हॉस्पिटल स्ट्राइक्स एज वॉर क्राइम्स। उसके अलावा एथिक्स में भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे सिविलियन टारगेट्स इन वॉरफेयर, यूज़ ऑफ फोर्स, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस एक्सेट्रा।
इस तरीके से। ये आप मेंस में आप इस पे कंसेप्चुअल नोट्स बना सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लेम नॉट द मैसेंजर इन इंडियाज़ डिप्लोमेसी। यहाँ पर बेसिकली इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की बात की जा रही है, डिप्लोमेटिक चेंजेस के बारे में बात की जा रही है। दैट इसका कंटेक्स्ट बेसिकली क्या है कि जो इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, एंड डिप्लोमेट्स दे फेस क्रिटिसिज्म ओवर परसीव्ड फेलियर्स इन मैनेजिंग ग्लोबल नैरेटिव टू कश्मीर, responding to Pakistan's propaganda and addressing international platforms like UN and UNSC, that is United Nations Security Council. अब इसमें की इश्यूज़ क्या डिस्कस किए गए हैं, तो सबसे पहला जो है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, दैट पब्लिक एंड political backlash on MEA for failing to encounter Pakistani narratives on UNSC, OIC's growing anti-Indian stance, lack of support during events like Operation Sindoor. सबसे पहला ये कि दैट इंडिया रिसीव्ड कंडोलेंसेस and statements condemning the Pahalgam terror attack from all quarters, but not the kind of unequivocal support, especially from the neighborhood, for retaliatory strikes on Pakistan of the kind seen in 2016 post-Uri and 2019 post-Pulwama. In 2016, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka and Maldives backed India's decision to stay away from the South Asian Association for Regional Cooperation Summit in Pakistan after the Uri attack. So in 2019, global solidarity with India forced even China to back a United Nations Security Council terror designation for Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. Earlier in 2008, there was international consensus in India's favor after the Mumbai attacks, when Hafiz Saeed and a number of Lashkar-e-Taiba terrorists were designated by the UNSC, and Pakistan was put on the Financial Action Task Force grey list for the first time. Instead, this time favorable comparisons have been made to Pakistan for lines of support it received from China, Turkey, Azerbaijan, Malaysia and Organization of Islamic Cooperation. सेकेंड क्या बोला गया इसमें? सो सेकेंडली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सेकेंड परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान ने स्कोर किया डिप्लोमेटिक विंस को, ठीक है, डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग दैट पाकिस्तान यूजेस टेररिस्ट एज स्टेट प्रॉक्सीज. In April, Pakistan, which is a non-permanent member of UNSC, managed to amend the resolution on Pahalgam to delete any reference to resistance front that claimed responsibility for the heinous attack. So उन्होंने ये मैनेज कर लिया है इस चीज़ को अमेंड करने में कि पाकिस्तान का कहीं कोई रोल रहा है TRF को फंड करने में. So earlier this month, Pakistan was chosen as the chair of Taliban Sanctions Committee and vice chair of Counterterrorism Committee at UNSC, and secured loans from International Monetary Fund and Asian Development Banks despite New Delhi's opposition. So next was White House lunch invitation to Pakistan Army Chief, now Field Marshal General Asim Munir, despite the belief that despite the belief in India that his jugular vein speech was a virtual green signal for the Pahalgam attack. बेसिकली जो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीज़ कन्फेस कर ली थी ऑन मीडिया कि पाकिस्तान इज़ बीन इन्वॉल्व इन सच हीनियस क्राइम्स सिंस डिकेड्स, और ये काफ़ी वायरल हो रही थी. उसके बाद भी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू सिक्योर अ वाइबल पोजीशन. ठीक है, अब डिप्लोमेटिक रियलिटीज़ की बात कर लें. सो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस इन OIC एंड फाइनेंशियल बॉडीज़, एग्जाम्पल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो. Chinese and Turkish support Pakistan in UN reforms
and Western countries' inconsistency in counter-terror support due to geopolitical shifts and economic ties. So, उसके थ्रू इंडिया ने एक टफ मैसेज भी दिया है. जो अभी रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें एक इंडिया ने टफ मैसेज भी दिया है दैट this is the new normal doctrine of India, that no tolerance for terrorism and India may respond militarily, and there would be no distinction between state and non-state actors. And also there has been a warning issued of Armageddon-like response if provoked again. ये है. So India's diplomatic posture क्या है इस context में, that recent diplomatic wins, President of UNSC effective engagement in G20, SCO and Quad, tough positions on Ukraine, Palestine and counter-terrorism, and ties with Russia, US, France, etc. show balancing diplomacy. Challenges क्या है इसमें बताए गए हैं कि India's tough stand on misinterpreted as aggression. बेसिकली इंडिया का जो स्टैंड है अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया एज एग्रेशन इन द ग्लोबल व्यू, एंड डिप्लोमेसी इज सीन एज रिएक्टिव rather than strategic. So internal political rhetoric spills into external messaging. So democracy in decline. Finally, there is a need for introspection over how Modi government's image itself has altered in world since 2019, leading to diplomatic challenges on a number of fronts. These range from concerns abroad over laws such as Citizenship Amendment Act, the amendment of Article 370, internet bans and summary arrest in different parts of the country, and accusations against Indian government agents of involvement in transitional killing in US and Canada, and questions over the broader decline in democracy and the status of minorities within India have also increased in the past few years. India's delegations across Operation Sindoor had to field some of those questions during their travels. So India's right to defend itself from decades of Pakistan banked, trained and funded terrorists is unassailable, but carrying a tough message on terror is easier for the diplomats tasked with the role. If in a strife-rolled world the government plays to India's advantage, and what differentiates it from Pakistan as a secular, stable, pluralistic, rule-abiding, democratic and economic power. अब इसका यूपीएससी से क्या रिलेवेंस है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आपका रोल होना चाहिए, इंडिया चाइना डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन मेंशन्स है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, OIC है, और इनके अब मेंबर्स पे कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिएगा. G20 है, क्वाड है. उसके अलावा एथिक्स में आप इसको इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि यूज़ ऑफ फोर्स वर्सेस डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन से पाकिस्तान मानने वाला है? वेल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट दिस आर्टिकल टेल्स फॉर. डू कमेंट योर व्यूज़ इफ़ यू फील सो. मेरे को तो नहीं लगता, बिकॉज लातों के भूत बातों से नहीं मानते. So anyways, we are just interpreting the article with respect to UPSC.
सो इसमें आपका क्या स्टैंड होना चाहिए वो आप लिखिएगा. इफ़ यू फील लाइक आप अगर नोट्स बना रहे हो यूज़ ऑफ फोर्स वर्सेस डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, सो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो. दैट फॉर ईयर्स इंडिया हैज़ बीन resolving the terrorist conflicts diplomatically only, but the Pahalgam terror attack brought into the light that no longer diplomatic resolutions can work, and so India decided to have a military stand go on strikes against Pakistan. सो आप इस तरीके से आप बना सकते हो, अपना आंसर राइटिंग आप फ्रेम कर सकते हो. सी यूपीएससी डिमांड करता है कि आप अपने पर्सनल व्यूज़ रिप्रेजेंट करिए. ये सिर्फ एक आर्टिकल है. अगर आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन वर्क कर सकता था, सो आप अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर आपको नहीं लगता है तो आपको क्या कहते हैं, फिर उस चीज़ को भी मेंशन करना चाहिए कि सालों से वैसे भी भारत ने डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस को ही यूज़ किया है, ठीक है, टू फ्रेम पाकिस्तान, बट उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है. ओवर द ईयर्स उसने अपना जो टेरर फंडिंग है उसको इंक्रीज़ ही किया है, और उसका नतीजा हमने देखा कि अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसने अब हमारे सिटीजन्स भी टारगेट करने शुरू कर दिए हैं. मुंबई अटैक से ज़्यादा भयंकर अटैक था ये. मीन्स आप जिस तरीके से लिखना चाहो, ठीक है, कि धर्म पूछ के मारा गया है, सो ये एक बहुत ही हीनियस क्राइम था, और इस वजह से इंडिया ने जो है ये स्टैंड लिया है कि आप हमारे घर में घुस के ऐसे सिटीजन्स को नहीं मार सकते हो. अगर आप हमारे घर में घुसोगे तो हम आपके घर में घुस के तबाही मचा देंगे. सो फॉर दिस काइंड मतलब इस तरीके से आप नोट्स अपना बना सकते हो, इस तरीके से अपना आंसर राइटिंग फ्रेम कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ एग्जिटिंग रिफ्यूजी स्टेटस गेटिंग बैक डिग्निटी. सो बेसिकली एडिटोरियल जो है वो हाईलाइट करता है 2 developments concerning Sri Lankan refugees in Tamil Nadu, where the Supreme Court ruling refusing relief to a refugee convicted under UAPA Act, and second, that Sri Lanka's announcement supporting रिपाट्रिएशन. ये 2 डेवलपमेंट्स के बारे में इस आर्टिकल में फोकस किया गया है. सो नियरली अराउंड 90,000 श्रीलंकन तमिल्स हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर ओवर 30 years, both inside and outside the camps. The peace contrasts their situation with Tibetan refugees who enjoy broader rights. So they are saying कि जो तिब्बतन refugees हैं वो ज़्यादा rights enjoy करते हैं as compared to the Sri Lankan refugees, including the Aadhaar and driving licenses. So Sri Lankan Tamils, however, lack long-term rehabilitation schemes. So rehabilitation schemes क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए. And face identity and employment challenges due to lack of documentation like टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन परमिट, TRP. ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है. व्हाट इज़ TRP? दैट इज़ टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन परमिट. आप इसके बारे में नोट्स बना लीजिएगा. उसके अलावा द एडिटोरियल कॉल्स फॉर ह्यूमेन एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टुवर्ड्स देयर रिपाट्रिएशन और इंटीग्रेशन अलाइंड विथ The next topic is exiting refugee status, getting back dignity. अब ये एडिटोरियल जो है वो बेसिकली फोकस करता है 2 चीज़ों पे. सबसे पहला ये कि जो श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ हैं तमिलनाडु में, उन पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है, और उसके अलावा दूसरा श्रीलंका ने क्या अनाउंसमेंट की है. सो the editorial highlights 2 developments concerning Sri Lankan refugees in Tamil Nadu. One is a Supreme Court ruling refusing a relief
to a refugee convicted under UAPA. ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा. UAPA. एंड सेकेंड वन इज़ श्रीलंका's announcement supporting repatriation. So nearly around 90,000 Sri Lankan Tamils have been living in India since over 30 years. Both inside and outside the camps. The piece contrasts their situation with Tibetan refugees who enjoy broader rights including Aadhaar and driving licenses. तो यानी कि श्रीलंकन जो रेफ्यूजीज़ हैं उनसे ज़्यादा तिब्बतन रेफ्यूजीज़ जो हैं वो राइट्स इन्जॉय करते हैं. ठीक है. श्रीलंकन तमिल्स however lack long term rehabilitation scheme. सो क्या रिहैबिलिटेशन स्कीम है ये, इस पे भी आपको नोट्स बनाना होगा. And face identity and employment challenges due to lack of documentation like temporary registration permit, TRP, temporary registration permit. So the editorial calls for humane and structured approach towards their repatriation or integration aligned with India's democratic values. With over 4 decades of displacement, it is essential to uphold their dignity by providing legal identity, education and employment opportunities, fulfilling India's declared policy of solidarity with refugees through actions and not just words. So next is that why India should address its propulsion gap. सो यहाँ पर इस आर्टिकल में मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ. सबसे पहले बात हो रही है बैकग्राउंड की. अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो HF-24 मारुत जो था, दैट वाज द फर्स्ट इंडियाज़ फाइटर एयरक्राफ्ट इन 1960s. ठीक है. वो क्यों फेल हो गया था? दैट फेल ड्यू टू लैक ऑफ अ पावरफुल इंडिजीनियस इंजन. उसके अलावा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो है दैट वाज लॉन्च इन 1986 बाय DRDO एंड GTRE फेल्ड टू डिलीवर अ वायबल इंजन फॉर LCA तेजस. ठीक है. इंडियाज़ डिफेंस एविएशन स्टिल डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेड इंजन्स मेकिंग इट वल्नरेबल टू फॉरेन डिलेज एंड सैंक्शंस. की इश्यूज़ क्या हैं? की इश्यूज़ इस आर्टिकल्स में हाईलाइट किए गए हैं कि डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंजन्स. सो इंडियन एयरक्राफ्ट एग्जांपल LCA तेजस, जैगवार, MiG and Rafale, they use engines from US, France and Russia. राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट होता है, सबसे पहला तो आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है इंडिया पे. दूसरा दैट फॉरेन इंजन्स दे डिले, ओके, दे डिले इन सप्लाई. सो फॉरेन इंजन डिलेज कैन स्टॉल इंडिजिनियस फाइटर जेट्स लाइक तेजस, MK2, AMCA, and this affects India's strategic autonomy and military readiness. क्यों इंडिजिनस इंजन्स जो हैं वो फेल हुए हैं? सो कावेरी इंजन couldn't meet power and reliability needs. GTRA faced technological and funding challenges and weak collaboration between DRDO, HAL and private sector. So lack of testing infrastructure and skilled manpower, ये भी एक रीज़न था उसका. स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है? ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन propulsion systems में jeopardize long term defense indigenization.
मेक इंडिया वल्नरेबल इन वॉर टाइम. हाउ विल इट मेक इंडिया वल्नरेबल? क्योंकि इन वॉर टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि डिलेज़ हो रहे हैं. अब डिलेज़ जब होते हैं तो उसमें इंडिया की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, जो रेडीनेस है, वो अफेक्ट होती है. यानी कि हमारे पास जिस समय अगर नीड है हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न इंजन्स की, इफ़ेक्टिव इंजन्स की, उस समय जब हमारे पास है ही नहीं, तो हम 10 साल बाद लेकर क्या करेंगे? सो इस वजह से काफ़ी रिस्क हो जाता है. सो इंक्रीज डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. एज अ टोल्ड यू कि अब ये होता गया है ना कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है. जितना समय लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया ने ऑर्डर किया यूएस से अराउंड, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल कि उनने 70 लाख करोड़ में ऑर्डर किया, इंजन्स ऑर्डर किए, ठीक है. अब यूएस ने बोला ओके ठीक है, हम आपको 5 साल के अंदर दे देंगे. अब वो हुआ क्या कि जब 5 साल जब कंप्लीट हुए तो 5 साल के बाद यूएस ने बोला कि हमें 2 और साल चाहिए. फिर ऐड ऑन हो गया 2 और साल. तो ऐसे करते करते 9 साल हो गए. अब वो 9 साल के बाद उस इंजन का जो दाम है वो बढ़ गया, दैट इंक्रीज्ड. सो वो 70 लाख करोड़ से हो गया आपके 100 लाख करोड़ हो गया उस समय के हिसाब से. सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी इंडिया पे पड़ जाता है. सो अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, दैट DRDO's कोलैबोरेशन विद सैफ्रॉन फ्रांस फॉर इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GEHAL agreement to co-produce F414 engines for Tejas Mk2 and AMCA 5th generation fighter requires powerful indigenous engine capability. अब इसका रिलेवेंस UPSC से क्या है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी आप उस पर फोकस कर सकते हो, क्या अभी रिसेंट में आई है. 5th जनरेशन फाइटर्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है कि 5th जनरेशन फाइटर्स कौन से हैं. सो मेक इन इंडिया एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होनी चाहिए. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी ऑन होने चाहिए फॉर सच चैलेंजेस टू गेट ऑन टू सच प्रोपल्शन गैप्स, ठीक है. एंड इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, सो डिफेंस इम्पोर्ट्स जो हैं एंड बजटरी इम्पैक्ट्स, अगर इस तरीके से हम अगर इम्पोर्ट्स कंटिन्यू रखते हैं तो क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा, ठीक है. सो GS पेपर 2 के बेसिस में रेलेवेंस है इम्पैक्ट ऑफ डिफेंस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी. So next is India to help citizens who wish to leave Israel border via land border. So all Indian nationals are requested to register themselves with Embassy of India in Tel Aviv at http://www.indembassiesisrael.gov.in or Indian National _reg. In case of any queries, they may contact 24/7 control room established at the Embassy of India, Tel Aviv. अब ये जो टेलीफोन नंबर है वो ये हैं +97254 and +97254327839 ईमेल भी दिया हुआ है इनका, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर किसी को भी ज़रूरत है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं. So next topic is what the WHA's landmark resolution on skin disease means for global health and equity. So यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि May 24 को 2025 में, ठीक है, World Health Assembly passed its first ever resolution recognizing skin disease as a global public
health priority. So this landmark decision aims to address the long-standing neglect of dermatological issues which affect over 1.9 billion people. Globally, skin diseases range from infections and inflammatory conditions to life-threatening illness like skin cancers, yet have often been underrepresented in the global health discourse. So the resolution emphasizes to people-centered, culturally competent care model integrating skin health into primary health systems. It also urges the nations to develop national strategies and strengthen workforce capacity, access to medicines and diagnostic tools. This move is significantly especially for low and middle income countries. ये जो रेजोल्यूशन लिया गया है वो सिग्निफिकेंटली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए लिया गया है where access to dermatological care remains poor. So India's dermatology experts played a key role in advocating for this global resolution. The article underscores the regional disparities, stigma, and sociocultural neglect associated with the skin disease, often labeled cosmetic rather than medical. It highlights how improved policies can lead to early diagnosis, reduce disability, and improve dignity and quality of life. So basically, it is a major step in achieving universal health coverage and promoting health equity, making skin health a core public health concern globally. अब इसमें आप यूपीएससी से रिलेटेड क्या आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें जो जीएस पेपर 2 है आपका, जो हेल्थ वाला आपका जो सेक्टर आता है, जो हेल्थ वाला पॉइंट आता है, उसमें ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस से रिलेटेड, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका क्या आउटलुक होना चाहिए, उसे किस तरीके से जो डिजीज़ेज़ हैं उनको उनमें अपना कंसर्न दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे मेंस और बेसिकली एसे राइटिंग में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जीएस पेपर 3 में आता है उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सच डिजीज़ेज़, और उसमें आप देख सकते हो कि अफोर्डेबिलिटी कैसी होनी चाहिए डर्मेटोलॉजिकल डायग्नोसिस की, और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। और उसके अलावा आप मेंस और ऐसे में भी इन चीज़ों को आप इंटरप्रेट करके लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हियर वी एंड आवर एनालिसिस and thank you and have a nice day. I request you to like and subscribe my channel.